हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कुलफशा और आप सभी देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द लर्नर्स कम्युनिटी ड्यू एज वेल। आई होप आप सभी ठीक होंगे और आप सभी अपनी अपनी स्टडी कर रहे होंगे। जैसे कि आप सभी को पता है सेमेस्टर 6 के एग्जाम चल रहे हैं और आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो सेमेस्टर 6 के स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है जो कि बीए प्रोग्राम कर रहे हैं और उनके पास इकोनॉमिक्स है। जी हाँ, आज हम इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं और ये जो हमारी इकोनॉमिक्स है इसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रोनॉमिक्स। इस बुक का आज हम क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने पूरी स्टडी कर ली है तो ये बहुत अच्छी बात है। अब आपको क्वेश्चन पेपर भी देख लेना चाहिए एग्जाम से पहले कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए फिर आज का जो हमारा क्वेश्चन पेपर डिस्कशन है इसको स्टार्टिंग करते हैं बिना देरी करे। जैसे कि आप स्टार्टिंग में देख सकते हैं यहाँ थोड़े से निर्देश दे रखे हैं जो कि इंग्लिश में है। चलिए फिर इसको देख लेते हैं हिंदी में। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं यहाँ थोड़े से निर्देश हैं। जैसे कि पहला जो निर्देश है वो है कि आपको जैसे ही क्वेश्चन पेपर मिले आपको वहाँ अपना रोल नंबर फिल करना है, ओके। और फिर सेकंड जो निर्देश है वो है आपके एग्जाम को का खंड और बा खंड दो खंडों में बांटा है, यानी ए और बी में बांटा है। और सभी जो खंड है यानी ए और बा दोनों ही में 7 क्वेश्चन हैं जिनके आपको सिर्फ 5 के आंसर देने हैं, यानी 7 क्वेश्चन इसमें है, 7 क्वेश्चन इसमें है। टोटल आपके एग्जाम में 14 क्वेश्चन हैं, लेकिन आपको 5 क्वेश्चन इसमें से अटेम्प्ट करने हैं और 5 क्वेश्चन इसमें से अटेम्प्ट करने हैं। तो टोटल आपको 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। 14 क्वेश्चन हैं लेकिन आपको 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट आप देख सकते हैं जो का खंड है यानी एक जो खंड है खंड ए, उसमें से आपको जो प्रत्येक क्वेश्चन है वो आपका 5 मार्क्स का है, यानी ए जो खंड होगा उसमें आपके हर क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा। और जो हमारा बा खंड यानी बी जो खंड है उसमें आप देखेंगे कि हर क्वेश्चन 10 मार्क्स का है। जितने भी क्वेश्चन हैं वो 10 मार्क्स के हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो निर्देश दे रखा है वो आप इस एग्जाम का जो आंसर है यानी आप जो एग्जाम सॉल्व करेंगे वो हिंदी या अंग्रेजी दोनों में से किसी भी भाषा में कर सकते हैं, लेकिन आपको एक ही चूज करनी होगी। चलिए हम पार्ट ए की तरफ चलते हैं। जो पार्ट ए है आपका उसकी शुरुआत करते हैं। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 है आपका निम्नलिखित स्रोतों पर चर्चा कीजिए, यानी नीचे 2 पॉइंट दे रखे हैं, आप चर्चा करनी है। पहला जो है वो है आपका एकत्रीकरण और दूसरा है आपका व्यापक आर्थिक नीतियां, यानी बारे में डिटेल में बताना है। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका यूज ऑफ सेविंग्स आइडेंटिटी की अवधारणा को समझाइए, यानी यूज ऑफ सेविंग्स आइडेंटिटी जो होती है उसकी जो अवधारणा है उसको आपको बताना है कि किस तरह से अवधारणा हुई या इसको किस तरह से अपनाया, ठीक है। इस बारे में आपको चर्चा करनी है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपको बताना है गुणांक की अवधारणा पर चर्चा कीजिए, यानी जो गुणांक होता है उसकी अवधारणा के बारे में आपको बताना है। और इस क्वेश्चन में आपको आरेख बनाना आवश्यक है, यानी आपको वेन डायग्राम भी बनाना है, आरेख बनाकर इस क्वेश्चन को बताना है, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है ये आपका 5 मार्क्स का है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो कि पूछ रहा है पूंजी की उपयोगकर्ता लागत के दो घटक कौन से हैं, यानी आपको बताना है कि पूंजी की उपयोगकर्ता के जो लागत है उसके 2 घटक कौन से इंपॉर्टेंट हैं, उन दोनों ही घटकों के बारे में आपको बताना है इस क्वेश्चन में। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका पूर्ण रोजगार बजट अधिवेशन क्या है, यानी पूर्ण रोजगार बजट अधिवेशन जो लाया गया था वो क्या है। आपको इस क्वेश्चन में इसे डिटेल में बताना है कि पूर्ण रोजगार बजट क्या है और ये कब लाया गया था और ये किसके द्वारा लाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें पूछ रहा है मुद्रा रखने के क्या उद्देश्य है, यानी मुद्रा क्यों रखी जाती है, इसके क्या उद्देश्य हैं, इस बारे में आपको इसमें चर्चा करनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 7 जो कि पूछ रहा है बॉन्ड की कीमत और ब्याज दर के बीच संबंध को समझाइए, यानी बॉन्ड की कीमत और जो हमारी ब्याज दर होती है उसके बीच का जो संबंध होता है वो आपको इस क्वेश्चन में बताना है, ठीक है। और यहाँ हमारा जो सेक्शन बी है यानी भाग जो बी है बा वो स्टार्ट होता है, यानी अब हम सेक्शन बी को देखने वाले हैं। और इसका ईच क्वेश्चन हर क्वेश्चन 7 मार्क्स का है, ठीक है। उसमें ईच क्वेश्चन यानी हर क्वेश्चन 5 मार्क्स का था और इसमें हर क्वेश्चन हमारे 7 मार्क्स का है, ठीक है। चलिए इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है समष्टि अर्थशास्त्र क्या है। समष्टि अर्थशास्त्र के उन उद्देश्यों का उल्लेख करें जिन्हें समष्टि अर्थशास्त्री संबोधित करते हैं, यानी आपको पहले इस क्वेश्चन में बता रहा है कि समष्टि अर्थशास्त्र होता क्या है और समष्टि अर्थशास्त्र के ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो समष्टि अर्थशास्त्री बढ़ावा देते हैं, उन्हें संबोधित करते हैं। उन सारे मुद्दों के बारे में आपको यहाँ डिटेल में लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2
जो कि आपको पहला इंग्लिश में दे रखा है और यहाँ ये हिंदी में दे रखा है। जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका जो पार्ट 1 है वो कह रहा है मान ले कि नामात्र जीडीपी 66,000 और वास्तविक जीडीपी 62,000 जीडीपी डिफ्लेक्टर का मूल्यांकन कीजिए। यानी आपको मान लेना है कि हमारी जो जीडीपी है वो इतनी है पर जो वास्तविक जीडीपी है वो इतनी है, तो इन दोनों के बीच में जो जीडीपी डिफ्लेक्टर है, जीडीपी में जो अंतर है वो आपको बताना है, उसका मूल्यांकन करना है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट में आपको लिखना है कुल स्पेलिंग के 4 घटकों की सूचना बनाइए। यानी कुल स्पेलिंग जो होती है और उसके जो 4 घटक होते हैं उनके ऊपर आपको सूचना बनानी है, उनके ऊपर आपको डिटेल में बताना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा वस्तु बाजार में संतुलन का वर्णन करने के दो समान तरीके दीजिए। यानी जो वस्तु बाजार होता है उसमें जो संतुलन बनाया जाता है उसको किस तरह से बताया जा सकता है या उसका किस तरह से वर्णन किया जा सकता है। जो दो आपको समान तरीके देने हैं, यानी 2 तरीके आपको बताना है। वस्तु के बाजार संतुलन को कैसे प्राप्त किया जाता है यह दिखाने के लिए आरेख का उपयोग करें। यानी वस्तु का जो बाजार होता है उसमें जो संतुलन होता है वो किस तरह से दिखाया जाता है और इस चीज़ को दिखाने के लिए आपको आरेख का यूज़ करना है। यानी आपको यहाँ एक ग्राफ बनाकर उसे डिटेल में बताना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका बजट अधिवेश क्या है। बजट अधिवेश पर सरकारी खरीद के प्रभाव की व्याख्या करें। यानी आपको बताना है कि बजट अधिवेश होता क्या है और बजट अधिवेश पे जो सरकारी खरीद होती है उसका जो प्रभाव होता है वो किस तरह से हम देख सकते हैं, इस बारे में आपको इस क्वेश्चन में चर्चा करनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। यहाँ ये इंग्लिश में दे रखा है, चलिए हम इसे हिंदी में देख लेते हैं। यहाँ ये इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए है। जो क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है वो इंग्लिश में दे रखा है, अब यहाँ ये हिंदी में है। चलिए इसको देख लेते हैं। ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है एक अर्थव्यवस्था के बारे में निम्नलिखित जानकारी इस प्रकार दी गई है। यानी एक अर्थव्यवस्था है जिसके बारे में हमें ये जो डिटेल्स दे रखी हैं। अब इसी के बिहाफ पे कुछ क्वेश्चन पूछ रखे हैं, पहले इन डिटेल्स को देख लेते हैं। सी बराबर है हमारा 50 प्लस 0.8 YD और जो आई बराबर है उसके आई बराबर है हमारा 70 रुपये और जी बराबर है 200 रुपये और TR बराबर है 100 रुपये और जो t बराबर है वो 0.20 है। ठीक है, चलिए अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। जो पहला क्वेश्चन बनता है वो है हमारा इस मॉडल में आय के संतुलन स्तर की गणना करें। यानी ये जो मॉडल आपको ऊपर दे रखा है इस मॉडल में जो हमारे आय का संतुलन स्तर होता है उसकी गणना करनी है, उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है वो है बजट अधिवेशन की भी गणना करें। यानी जो हमारा बजट अधिवेशन होता है उसकी भी गणना करनी है आपको इस क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे जो इसके पॉइंट है, आगे जो पॉइंट है वो है मान लीजिए कि t बढ़कर 0.25 हो जाए, नई संतुलन आय क्या होगी। यानी हमें t बराबर 0.20 दे रखा है, अगर वो 20 ना रहकर 25 हो जाए तो हमारी जो नई संतुलन आय होगी वो क्या होगी, ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, जैसे कि आप यहाँ इंग्लिश में देख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ हमारा हिंदी में दे रखा है जो है शुद्ध निर्धारित फलक को परिभाषित कीजिए। आय की सीमाएं प्रवृत्ति में वृद्धि एक खुली अर्थव्यवस्था में संतुलन आय स्तर को कमी कर देती है, जबकि स्वायत्त निर्यात में वृद्धि आय के संतुलन स्तर को बढ़ाती है। एक ग्राफ की सहायता से बताइए। शुद्ध निर्यात को परिभाषित करने के लिए बोल रहा है और आय की जो सीमाएं प्रवृत्ति होती हैं उसकी जो वृद्धि होती है, उसकी जो खुली अर्थव्यवस्था होती है उसमें जो संतुलन बनाया जाता है उसके बारे में आपको इसमें चर्चा करनी है। और देखिए लास्ट में ही ग्राफ के बारे में भी बोल रहा है, यानी आपको इसे ग्राफ के माध्यम से भी बताना है। ठीक है, चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं ये इंग्लिश मीडियम में है और उसके बाद में यहाँ ये हमारा क्वेश्चन पेपर फिनिश हो जाता है। चलिए आई होप आपको पूरा ही क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगी। अदरवाइज़ आप अपनी स्टडी को अच्छे से कर सकते हैं एंड अपना एग्ज़ाम अच्छे से देना और पूरे क्वेश्चन पेपर को ज़रूर पढ़ लेना ताकि आपको थोड़ी सी ओवरव्यू हो जाए कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।